स्टोइकियोमेट्री बेसिकली दो वर्ड से बना है, दो ग्रीक वर्ड से, स्टोइकियन और मेट्रॉन। स्टोइकियन मतलब एलिमेंट्स, मेट्रॉन मतलब मेजरमेंट्स। तो स्टोइकियोमेट्री डील्स विथ कैलकुलेशन ऑफ मासेस या कभी कभी वॉल्यूम्स भी। तो जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है उसके रिएक्टेंट्स का अमाउंट, कितना रिएक्टेंट कंबाइन किया, कितना प्रोडक्ट बना, तो इस तरह की चीज़ों के साथ ये हैंडल करता है। ठीक है, तो इससे पहले कि हम ये देखें कि किस तरह से हम एक रिएक्शन के अमाउंट्स के साथ खेल सकते हैं, मतलब अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, उससे पहले ये जानना ज़रूरी है कि हमारा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर तो है ना। हालांकि ये हमने पहले ही पढ़ रखा है 10th स्टैंडर्ड में, बट फटाफट से करेंगे एक रिकैप। केमिकल रिएक्शन क्या होता है? Whenever a chemical change takes place, we say that a chemical reaction has taken place. जब कभी भी मैग्नीशियम ऑक्सीजन से कंबाइन किया, क्या बन गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इसका मतलब मैग्नीशियम अंडरवेंट अ चेंज, एक केमिकल चेंज हुआ, तो केमिकल रिएक्शन हैज अकर्ड। अगर हम इस इक्वेशन को देखें तो हम देखेंगे कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ऐसी दो चीज़ें हैं जिनके ऊपर चेंज हो रहा है, तो इन्हें हम कहते हैं रिएक्टेंट्स। और एज अ रिजल्ट ऑफ दिस रिएक्शन जो नया चीज बन रहा है, जो कि यहां पर है मैग्नीशियम ऑक्साइड, दैट इज आवर प्रोडक्ट। ठीक है, अब बात करते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की। क्यों जरूरी है केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना? क्योंकि भैया हमें फॉलो करना पड़ेगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है टोटल सभी एलिमेंट्स का रिएक्शन से पहले और रिएक्शन के बाद बराबर होना चाहिए, जिसका ये मतलब है कि टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट बिफोर रिएक्शन एंड आफ्टर रिएक्शन मस्ट बी सेम। यानी कि अगर हम इसी इक्वेशन की बात करें तो रिएक्शन से पहले मैग्नीशियम के कितने एटम्स हैं? एक। रिएक्शन के बाद मैग्नीशियम के कितने एटम्स हैं? एक। तो चलो मैग्नीशियम तो भाई बैलेंस्ड है। सिमिलरली ऑक्सीजन का रिएक्शन से पहले कितने एटम्स हैं? दो, O2 है, राइट। रिएक्शन के बाद कितने एटम्स हैं? एक, है ना। तो यानी कि ऑक्सीजन तो बैलेंस्ड नहीं है, तो कैसे बैलेंस करेंगे? प्रोडक्ट साइड में हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब क्या हुआ? ऑक्सीजन तो दोनों साइड बैलेंस हो गया, लेकिन हमारे मैग्नीशियम का बैलेंस बिगड़ गया। अब क्या करें? इसको वापस बैलेंस करेंगे, तो रिएक्टेंट वाले साइड में हम मैग्नीशियम के साथ 2 मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जो है मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों ही बैलेंस्ड है, तो ये पूरा का पूरा इक्वेशन बैलेंस्ड है। ठीक है, तो जिन भी बच्चों को बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन याद नहीं है, अभी मैं इतना टाइम लगा के पूरा तो एक्सप्लेन नहीं करूंगी, बट जिनको याद नहीं है फटाफट से ऊपर देखो, मैंने लिंक फ्लैश कर दिया है। ये 10th स्टैंडर्ड का एक वीडियो है ऑन हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। बहुत ही क्रिस्प एंड क्लियर वीडियो है, इसको देखोगे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो हमें ये समझ आ गया कि भाई इक्वेशन को हम बैलेंस क्यों करते हैं। तो अब देखते हैं कि अगर हमारे पास एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है, तो सिर्फ उस इक्वेशन को देख करके हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलती है। तो ये हमारा गिवन बैलेंस्ड इक्वेशन है, जिसके अंदर हम देख रहे हैं कि मीथेन ऑक्सीजन से कंबाइन करके बना रहा है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो सीधा सीधा कुछ चीज हमें दिख रहा है कि भाई इसमें रिएक्टेंट क्या है? मीथेन और ऑक्सीजन, और इसमें प्रोडक्ट क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। इसके अलावा हमें यह भी दिख रहा है कि हर एक कंपाउंड के बगल में लिखा हुआ है G, यानी कि ये सारी की सारी चीजें गैसियस फॉर्म में हैं। इसके अलावा और क्या दिख रहा है? चलो देखते हैं और क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है हमें इस बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से। मोल्स के टर्म्स में अगर बात करें तो ये हमें बता रहा है कि 1 मोल ऑफ CH4 reacts with 2 moles of oxygen to give 1 mole of carbon dioxide and 2 moles of water। तो बेसिकली ये जो नंबर्स हैं ये हमें बता रहे हैं कि कितना मोल एक कंपाउंड का कितने मोल ऑफ दूसरे कंपाउंड से मिलके कितना मोल ऑफ प्रोडक्ट्स बना रहा है, राइट। तो मोल्स के टर्म्स में हमें ये पता चल रहा है। अगर बात करें मॉलिक्यूल्स के टर्म्स में तो हमें क्या पता चल रहा है? हमें पता चल रहा है कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ CH4 कंबाइनिंग विथ 2 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन टू गिव 1 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। सुन के लगेगा बहुत बेसिक सी चीजें हैं, बट अगर ये चीजें आपको नहीं पता होंगी ना तो आगे जाके जो क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे उसमें आपको लॉजिक समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो ये दूसरी इंफॉर्मेशन हमें मिलती है इन टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूल्स।
तीसरा इंफॉर्मेशन जो मिलता है वो मिलता है इन टर्म्स ऑफ मासेस। मासेस की अगर हम बात करें तो 16 ग्राम्स ऑफ CH4, अब ये 16 ग्राम्स कहाँ से आया? कार्बन का मास कितना होता है? 12, हाइड्रोजन का होता है 1, बट यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है तो 4, तो 12 + 4 हो गया 16। तो 16 ग्राम्स ऑफ मीथेन। अब 16 क्या है? ये क्या है? ये बेसिकली हमें क्या पता है कि CH4 का जो मोलर मास होगा उसका दैट इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द एटॉमिक मास, करेक्ट? तो इसका पूरा एटॉमिक मास हमने निकाल लिया, सो दैट इज गोइंग टू बी द मोलर मास ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपाउंड। तो ये हो गया 16 ग्राम्स। उसी तरीके से अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो इसका पूरा का मास कितना है? 2 × O2। एक तो 2 है, 2 मोल्स है, राइट? सो 2 × अब O2 का कितना हो जाएगा मास? एक ऑक्सीजन एटम का मास कितना होता है? 16। यहाँ पे 2 ऑक्सीजन एटम्स हैं तो 2 × 16 दैट इज 32। सो 2 × 32 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन। तो मतलब 16 ग्राम्स ऑफ मीथेन कंबाइनिंग विथ 2 × 32 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन टू गिव कितना ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड? कार्बन का होता है 12, ऑक्सीजन का होता है 16 और ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं, सो दिस इज 12 + 32 दैट इज 44। तो ये देगा 44 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और कितना ग्राम ऑफ वाटर? हाइड्रोजन का हो जाएगा 2 × 1 और ऑक्सीजन का हो जाएगा 16, यानी कि 18 ग्राम्स ऑफ वाटर। तो अगर हम मास के टर्म्स में बात करें तो हम कहेंगे 16 ग्राम्स ऑफ मीथेन कंबाइनिंग विथ 64 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन टू गिव 44 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 18 ग्राम्स ऑफ वाटर। तो बच्चों सब कुछ सही चल रहा है, अब बहुत ज़्यादा कुछ बचा नहीं है। एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अभी बताने वाली हूँ मैं, वो है लिमिटिंग रीएजेंट का। कभी कभी क्या होता है रिएक्शन में कि जो रिएक्टेंट्स होते हैं ना, मान लो मेरे 2 रिएक्टेंट्स हैं, उसमें से कोई एक रिएक्टेंट जो है जितना चाहिए मुझे उससे कम है, ठीक है? तो ऐसे केस में क्या होगा? मेरा जो रिएक्शन है वो समय से पहले ही स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि एक रिएक्टेंट तो खत्म हो जाएगा ना टाइम से पहले ही, है कि नहीं? तो उसकी वजह से क्या होगा? जो मेरा प्रोडक्ट बनने वाला है वो प्रोडक्ट भी मुझे डिजायर्ड अमाउंट में नहीं मिलेगा, क्योंकि रिएक्शन पहले ही स्टॉप हो गया ना। तो मतलब कुछ यूं समझ लो कि मान लो आपने कल घर पे एक गेट टुगेदर रखा है जिसमें आपने 60 लोगों को इन्वाइट किया है, 60 पीपल, ठीक है? लेकिन आप जो रॉ मटेरियल खरीद के लाए हो खाना बनाने के लिए वो सिर्फ 30 लोगों का लाए हो। अब जो रसोइया है, जो कुक है, जब वो खाना बनाने जाएगा क्या होगा? इससे पहले कि वो 60 लोगों का खाना बनाए उसका सामान ही खत्म हो जाएगा, है कि नहीं? जब रॉ मटेरियल ही खत्म हो जाएगा तो बनाएगा कैसे 60 लोगों का खाना? समझ रहे हो ना बात को? ठीक उसी तरीके से अगर आपका जो रिएक्टेंट है, कोई एक रिएक्टेंट अगर जितना चाहिए उससे कम है, भले ही दूसरा वाला रिएक्टेंट बहुत है, बट जब एक खत्म हो जाएगा तो दूसरा रिएक्ट किससे करेगा, राइट? तो ये जो रिएक्टेंट है जो कम है, ये हमारे प्रोडक्ट, कितना प्रोडक्ट बनेगा उसको लिमिट करता है, वो बनने नहीं देता है उसको ज़्यादा। वो इसके कम होने की वजह से मेरा प्रोडक्ट भी कम बनता है। तो इस रिएक्टेंट को हम कहते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट क्यों? बिकॉज इट लिमिट्स द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड। जो प्रोडक्ट बनता है उसको वो लिमिट कर देता है कि भाई तू इससे ज़्यादा तुम ना बन पाओगे क्योंकि मैं ख़त्म हो चुका हूँ, राइट? एक एग्जाम्पल लेंगे, बहुत ध्यान से सुनना क्योंकि बहुत से बच्चे ना इसमें गड़बड़ करते हैं, ठीक है? एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो मेरे पास एक रिएक्शन है, A + B फॉर्म्स C। तो A और B रिएक्टेंट हैं जो मिलकर बनाते हैं प्रोडक्ट C, ठीक है? अब मैंने कहा कि भाई C बनाने के लिए ना मुझे A चाहिए 10 ग्राम और मुझे B चाहिए 20 ग्राम। एकदम सिंपल सा एग्जाम्पल ले रही हूँ, ठीक है? तो ये मेरे डिजायर्ड क्वांटिटीज़ हैं कि A मुझे 10 ग्राम चाहिए, B मुझे 20 ग्राम चाहिए। आपने कहा ठीक है मैम, आपने मुझे एक थैली में A और B ला के दिया, ठीक है? आपने कितना ला के दिया? आपने A ला के दिया 12 ग्राम्स और B ला के दिया 15 ग्राम्स, ठीक है? अब मान लो अगर मैं आपसे पूछूं कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है, देखते हैं। A मुझे कितना चाहिए था? मुझे चाहिए था 10 ग्राम्स, आपने कितना ला के दिया? 12 ग्राम्स। यानी कि मेरे पास A ज़रूरत से ज़्यादा है, मुझे तो 10 ही ग्राम चाहिए, मेरे पास बल्कि 2 ग्राम एक्स्ट्रा है। तो यानी कि A मेरा लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है। B की बात करते हैं। B मुझे कितना चाहिए था? 20 ग्राम, 20 ग्राम्स चाहिए था और आप मुझे कितना ला के दिए हो? 15 ग्राम्स, यानी कि आप कम ला के दिए हो। अब चूंकि कम ला के दिए हो तो क्या होगा? मेरा जो रिएक्शन है ये पहले ही स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि जब B खत्म हो जाएगा तो भले ही A है मेरे पास, बट A रिएक्ट किसके साथ करेगा?
तो जैसे ही B खत्म हो जाएगा तो C बनना बंद हो जाएगा। समझ रहे हो ना बात को? B खत्म हो गया तो रिएक्शन ही स्टॉप हो गया, तो C नहीं बनेगा। तो यानी कि मेरा लिमिटिंग रिएजेंट क्या है यहां पर? B। ठीक है। गड़बड़ जो बच्चे करते हैं वो ये करते हैं कि अगर बच्चों को ये क्वेश्चन दिया जाता है, बहुत से बच्चे सोचते हैं कि अच्छा A मेरे पास है 12 ग्राम और B मेरे पास है 15 ग्राम, यानी कि A कम है तो A लिमिटिंग रिएजेंट है। नहीं, मुझे A और B को कंपेयर ही नहीं करना है। मुझे क्या कंपेयर करना है? मुझे करना है कि A मुझे कितना चाहिए और कितना है मेरे पास। अगर मेरे पास जितना चाहिए उससे ज़्यादा है तो आई एम सेफ, लेकिन अगर मेरे पास जितना चाहिए उससे कम है तो यानी कि वो मेरा लिमिटिंग रिएजेंट है। क्लियर हो गया सबको? एक और एग्जाम्पल लेते हैं, मतलब यही एग्जाम्पल लेते हैं। अब मान लेते हैं कि वही मैं A और B को मिला के C बनाने जा रही हूं और A मुझे चाहिए 10 ग्राम और B मुझे चाहिए 20 ग्राम। ठीक है, इस बार आपने मुझे A और B ला के दिया और A आपने ला के दिया 8 ग्राम्स और B आपने ला के दिया 20 ग्राम्स। अब कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है? खुद बताओ यार, अब तो आपको पता होगा। B 20 चाहिए था, 20 ला के दिया, तो यानी कि B तो मेरे पास जितना चाहिए उतना है, बट A कितना चाहिए था? 10 और लाके कितना दिया? 8, यानी कि 8 कम लाके दिया, मतलब 1 कम लाके दिया, तो A मेरा लिमिटिंग रिएजेंट है। ठीक है, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। लिमिटिंग रिएजेंट बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत गलतियां करते हैं बच्चे। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता आप में से कोई भी गलती करेगा इसमें, तो इसीलिए हम फटाफट से कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। तो यहां पर एक एग्जांपल लेते हैं लिमिटिंग रिएजेंट के कॉन्सेप्ट पे। इन अ रिएक्शन A + B2 गिव्स AB2, आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएजेंट इफ एनी इन द फॉलोइंग रिएक्शन मिक्सचर्स। जब कभी भी लिमिटिंग रिएजेंट का क्वेश्चन हो, सबसे पहले जो भी रिएक्शन दिया हुआ है उसको देख के जो भी समझ आता है ना, उसे लिख लो कहीं पर। जैसे कि यहाँ पर मुझे ये देख कर क्या समझ में आता है? मुझे समझ आ रहा है कि 1 एटम ऑफ A इज कंबाइनिंग विथ 1 मॉलिक्यूल ऑफ B। ठीक है, क्योंकि B हमें देख के पता चल रहा है कि ये डाई एटॉमिक है। ठीक है, एंड दिस गिव्स 1 मोल ऑफ द कंपाउंड AB2। तो ये मुझे समझ आ रहा है इस रिएक्शन को देखकर। ठीक है, अब क्वेश्चंस देखते हैं। तो सबसे पहले पहला पार्ट देखते हैं जो कहता है कि 300 एटम्स ऑफ A प्लस 200 मॉलिक्यूल्स ऑफ B। ठीक है, मतलब अगर आप मुझे 300 एटम्स ऑफ A दो और 200 मॉलिक्यूल्स ऑफ B दो, तो इस केस में A या B में से कोई लिमिटिंग रिएजेंट है क्या? चलो अब इसको देखो। इसको देख के हमें यह पता चल रहा है कि अगर आपने मुझे 300 एटम्स ऑफ A दिया है, अगर आप मुझे 300 एटम्स ऑफ A दोगे, तो 300 एटम्स ऑफ A को कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ B चाहिए होंगे? 300 एटम्स ऑफ A को चाहिए होंगे, विल नीड 300 मॉलिक्यूल्स ऑफ B, है कि नहीं? क्योंकि हमने यहां पर लिख लिया है ना कि 1 एटम ऑफ A को चाहिए होता है 1 मॉलिक्यूल ऑफ B, तो 300 एटम्स ऑफ A को कितना चाहिए होगा? 300 मॉलिक्यूल्स ऑफ B। बट आपने मुझे कितने मॉलिक्यूल दिए हैं? आपने मुझे सिर्फ 200 मॉलिक्यूल्स दिए हैं, राइट? तो यानी कि B मुझे जितना चाहिए आपने मुझे उससे कम दिया है, तो इसीलिए यहां पर B हो जाएगा लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, सेकंड वाला देखते हैं। ये कह रहा है कि 2 मोल ऑफ A प्लस 3 मोल ऑफ B। ठीक है, 2 मोल ऑफ A प्लस 3 मोल ऑफ B। अब देखो मोल के टर्म्स में अगर हम इस गिवन इक्वेशन को देखें, तो गिवन इक्वेशन मोल के टर्म्स में क्या है? ये कहता है कि 1 मोल ऑफ A जो है इट कंबाइंस विथ 1 मोल ऑफ B, है ना? मतलब ये तो हमने एटम्स और मॉलिक्यूल्स के टर्म्स में लिखा। मोल के टर्म्स में अगर हम देखें तो हम देख रहे हैं कि 1 मोल ऑफ A इज कंबाइनिंग विथ 1 मोल ऑफ B, है ना? तो इसका मतलब अगर आपने मुझे 2 मोल्स ऑफ A दिया तो वो कितने मोल ऑफ B से कंबाइन करेगा? 2 मोल्स ऑफ B। तो आपने तो मुझे 3 दे रखा है, तो इसका मतलब B तो आपने जितना जरूरत है उससे ज्यादा ही दे रखा है, तो B तो मेरा लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है। ठीक है, लेकिन मान लो अगर आपने मुझे 3 मोल्स ऑफ B दिया, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा? अगर आप 3 मोल्स ऑफ B दोगे तो मुझे कितने मोल्स ऑफ A चाहिए होंगे, राइट? तो हमेशा क्या करो, जैसे आपने मुझे पहले केस में 300 एटम्स A का दिया, 200 मॉलिक्यूल्स B का दिया, सो 300 और 200 में से जो भी बड़ा नंबर है ना
उसके रेस्पेक्ट में सोचो कि अच्छा ठीक है 300 एटम्स ऑफ ए अगर मेरे पास रहे तो मुझे बी के कितने मॉलिक्यूल्स चाहिए, 300 ही चाहिए, बट ये 300 से कम है, यानी कि बी लिमिटिंग रिएजेंट है। उसी तरह सेकंड वाले क्वेश्चन में एक 2 मोल है, दूसरा 3 मोल है, तो 3 मोल के रेस्पेक्ट में सोचो कि आपने मुझे दिया 3 मोल ऑफ बी। ठीक है, तो अगर आपने 3 मोल ऑफ बी दिया, 3 मोल ऑफ बी को कितने मोल ऑफ ए चाहिए होंगे, 3 मोल्स ऑफ ए ही चाहिए होंगे, बट क्या आपने मुझे 3 मोल्स ऑफ ए दिया है? नहीं, आपने मुझे 2 मोल्स ऑफ ए दिया है, यानी कि आपने कम दिया है। तो ए क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा मेरा लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, इसी तरीके से सॉल्व करना इस टाइप के क्वेश्चन को, सबसे आसान तरीका है। ठीक है, तीसरा वाला देखो, 100 एटम्स ऑफ ए प्लस 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ बी। अब देखो ये जो हमने लिखा था उसके हिसाब से 1 एटम ऑफ ए को चाहिए 1 मॉलिक्यूल ऑफ बी, तो 100 एटम्स ऑफ ए को चाहिए होंगे 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ बी। तो यानी कि मुझे जितना चाहिए आपने मुझे उतना ही दिया है। मुझे ए का 100 एटम्स चाहिए तो मुझे बी का 100 मॉलिक्यूल्स चाहिए, और आपने मुझे उतना ही दिया है, यानी कि इस केस में देयर इज नो लिमिटिंग रिएजेंट। चौथा केस देखते हैं। ये कहता है 5 मोल ऑफ ए प्लस 2.5 मोल ऑफ बी। 5 और 2.5 में बड़ा कौन सा है? 5। तो अगर आप मुझे 5 मोल ऑफ ए देते हो तो मुझे कितना मोल ऑफ बी चाहिए होगा? ये वाला देखो, 1 मोल ऑफ ए के लिए 1 मोल ऑफ बी चाहिए, यानी कि अगर आप मुझे 5 मोल ऑफ ए दोगे तो इसे चाहिए होगा 5 मोल ऑफ बी। बट आपने मुझे कितना दिया है? आपने दिया है 2.5, यानी कि कम दिया है, तो बी हो जाएगा लिमिटिंग रिएजेंट। पांचवा देखते हैं, 2.5 मोल्स ऑफ ए प्लस 5 मोल्स ऑफ बी, कौन सा बड़ा है? 5। तो ये एज्यूम करते हैं कि आपने मुझे 5 मोल्स ऑफ बी दिया। 5 मोल्स ऑफ बी को कितने मोल्स ऑफ ए चाहिए होंगे? 1 मोल ऑफ ए, सॉरी 5 मोल्स ऑफ ए, क्योंकि 1 मोल ऑफ ए को चाहिए होता है 1 मोल ऑफ बी। तो अगर 5 मोल्स ऑफ बी है तो आपको ए भी 5 मोल्स ही चाहिए, करेक्ट। बट आपने कितना दिया? आपने दिया 2.5, जो कि कम है, यानी कि ए क्या है? लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, तो इस तरह के लिमिटिंग रिएजेंट वाले क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। तो बच्चा पार्टी आ चुके हैं हम आखिरी पड़ाव पे इस लेसन के। ठीक है, तो यहां हम बात करने वाले हैं रिएक्शंस इन सॉल्यूशंस। एक्चुअली होता क्या है कि रियल लाइफ में जब हम लैब में एक्सपेरिमेंट्स करते हैं तो हम देखते हैं कि अधिकतर एक्सपेरिमेंट्स जो है ना वो सॉल्यूशंस में होते हैं। सॉल्यूशन क्या होता है? जैसे अगर हमारे पास 2 पार्टिकल्स हों, 2 चीज़ें हों जिनका साइज इज वेरी स्मॉल, लेस देन 1 नैनोमीटर, और ये दोनों चीज़ें मिक्स होके जब एक होमोजीनियस मिक्सचर बनाती है उसे हम सॉल्यूशन कहते हैं। जैसे कि शुगर और वाटर, दोनों का पार्टिकल साइज बहुत छोटा है, दोनों मिक्स हो जाते हैं तो होमोजीनियस मिक्सचर बनाते हैं, तो जो शुगर सॉल्यूशन है दैट इज अ सॉल्यूशन। उसी तरह सॉल्ट एंड वाटर, सोडा वाटर, ये सारे सॉल्यूशंस के एग्जाम्पल हैं। सॉल्यूशन के अंदर 3 टर्म्स होते हैं। सॉल्यूट यानी कि शुगर, सॉल्ट, ये सॉल्यूट है। सॉल्वेंट क्या होता है? जो लिक्विड है, जैसे कि वाटर। और सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलके जो बना रहा है दैट इज सॉल्यूशन। ठीक है ना? तो अब ये सॉल्यूशन का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो हमें पता करना होता है। कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है? जैसे आपने देखा होगा कि चलो चीनी और पानी को मिलाया, अगर खूब ज़्यादा चीनी डाल दिया तो क्या होता है? वो सॉल्यूशन जो है काफ़ी कॉन्सेंट्रेटेड हो जाता है। और अगर चीनी ज़रा सा डाला और पानी खूब सारा डाल दिया तो क्या होता है? वो डाइल्यूट हो जाता है। तो बेसिकली किसी भी सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन हम कैसे निकालते हैं कि उसमें कितना सॉल्यूट है कंपेयर्ड टू द सॉल्वेंट। तो इसको निकालने के 4 तरीके हम डिस्कस करने वाले हैं। इसे हम 4 तरह से एक्सप्रेस करते हैं बेसिकली, जो कि है मास परसेंट, मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी एंड मोलालिटी। तो इन चारों चीज़ों के बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे 1 बाय 1, और सभी का एक एक एग्जाम्पल भी लेते रहेंगे, जिससे आपको आइडिया लगते रहेगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस इनमें से पूछे जाते हैं। तो मास परसेंटेज, नाम से ही पता चल रहा है कि ये हमें बताता है कि किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट का कितना मास परसेंटेज है एक कंपाउंड में, और वो वही बताता है। तो ये बताता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एन एलिमेंट इन अ कंपाउंड, या फिर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ कॉम्पोनेंट इन अ मिक्सचर। चाहे कंपाउंड हो या मिक्सचर हो, उसमें किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट या कंपोनेंट का कितना कॉन्सेंट्रेशन है। इसे हम कैलकुलेट कैसे करते हैं? मास परसेंटेज इज इक्वल टू मास ऑफ द कंपोनेंट बाय टोटल मास ऑफ द मिक्सचर इनटू 100। ठीक है, ये एक्चुअली नाम से ही पता चल जा रहा है कि एग्जैक्टली हम इसे
हम यहाँ क्या करते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं। अ सैंपल ऑफ ड्रिंकिंग वाटर वॉज फाउंड टू बी सीवियरली कॉन्टेमिनेटेड विथ क्लोरोफॉर्म CHCl3 सपोज टू बी कार्सिनोजेनिक इन नेचर। कार्सिनोजेनिक मतलब कोई ऐसी चीज जिससे कैंसर हो सकता है। द लेवल ऑफ कॉन्टेमिनेशन वॉज 15 ppm बाई मास। ppm क्या होता है? ppm होता है पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, मतलब कि आउट ऑफ मिलियन, मिलियन क्या होता है? 10 to the power 6। तो 1 ppm का मतलब है 1/10 to the power 6। ठीक है, 1 ppm का ये मतलब होता है। ठीक है, ओके। एक्सप्रेस दिस इन परसेंट बाय मास। ठीक है, तो मतलब मुझे यहां पर निकालना है मास परसेंट ऑफ, किसका मास परसेंट निकालना है? 15 ppm क्लोरोफॉर्म इन वाटर। ये बताना है कि पानी में क्लोरोफॉर्म का कॉन्सेंट्रेशन कितना है। तो 15 ppm क्या हो जाएगा? मतलब 15 पार्ट्स पर मिलियन, मतलब 15 पार्ट्स हैं आउट ऑफ मिलियन, दैट इज 10 to the power 6। और इसका परसेंटेज निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा लगभग 1.5 इंटू 10 to the power -3%। तो ये हो जाएगा मास परसेंट। अगला है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन हमें बताता है कि रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ पर्टिकुलर कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन। तो नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पे हम नंबर ऑफ मोल्स पे फोकस करेंगे। ठीक है, तो जैसे एक एग्जांपल लेते हैं। लेट अस सपोज कि A जो है मेरा सॉल्यूट है, मैं एक सॉल्यूशन की बात कर रही हूं जिसमें सॉल्यूट है A और मेरा सॉल्वेंट जो है वो है B। ठीक है, ये हम एज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, तो अब अगर मुझे इसमें मोल फ्रैक्शन ऑफ A निकालना हो तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट A क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन किससे किससे बना है? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से, तो यानी कि टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन हो जाएगा Na प्लस Nb। उसी तरह से अगर मुझे मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट निकालना हो तो ये क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, तीसरा एक्सप्रेशन है मोलैरिटी। नाउ मोलैरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब कॉन्सेप्चुअली भी इंपॉर्टेंट है और काफी क्वेश्चंस भी आते हैं एग्जाम में। तो इट इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड यूनिट और इसे हम डिनोट करते हैं कैपिटल M से। ठीक है, तो मोलैरिटी बताता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। मतलब 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं सॉल्यूट के। ठीक है, तो इसे हम कैलकुलेट कैसे करते हैं? तो इसके एक्सप्रेशन को हम ऐसे लिखते हैं, मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर्स। ठीक है, तो ऐसे निकलता है मोलैरिटी। एग्जाम्पल, कैलकुलेट द मास ऑफ सोडियम एसीटेट रिक्वायर्ड टू मेक 500 ml ऑफ 0.375 मोलर एक्वस सॉल्यूशन। मोलर मास ऑफ सोडियम एसीटेट इज 82.0245 ग्राम पर मोल। तो यहां पर मुझे मास निकालना है सोडियम एसीटेट का और यहां पर मोलैरिटी दिया हुआ है 0.375 मोलर एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, तो मतलब यहां पर जो मोलैरिटी है दैट इज 0.375 और वॉल्यूम कितना दिया हुआ है? 500 ml। तो इसे अगर हम लीटर में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 500 इंटू 10 to the power -3 लीटर्स। ठीक है, अब ये मोलैरिटी का जो कॉन्सेप्ट है इसको यूज करके हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकाल सकते हैं। यहां पर सॉल्यूट क्या है? सोडियम एसीटेट। ठीक है, तो चलो निकालते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम एसीटेट ये क्या हो जाएगा? लेट अस सपोज दिस इज डिनोटेड बाय N, तो ये हो जाएगा कैपिटल M इंटू V, यानी कि 0.375 इंटू 500 इंटू 10 to the power -3। तो इसे कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा 0.1875। ये हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम एसीटेट। बट मुझे निकालना क्या है? मुझे निकालना है मास ऑफ सोडियम एसीटेट। ठीक है ना, तो अब मास और नंबर ऑफ मोल्स में क्या रिलेशन है? हमें पता है कि नंबर ऑफ मोल्स जो होता है वो क्या होता है? वो होता है गिवन मास डिवाइडेड बाय
मास गिवन डिवाइडेड बाय, हम यहाँ इस केस में कह सकते हैं मोलर मास, राइट, जैसे हम एलिमेंट के केस में कहते हैं ग्राम एटॉमिक मास, मॉलिक्यूल्स के केस में मॉलिक्यूलर मास। अब यहाँ पे मोल्स में बातें कर रहे हैं तो दिस इज डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो फिर जो मेरा रिक्वायर्ड मास होगा वो कितना हो जाएगा? सो रिक्वायर्ड मास, दैट इज, ये जो मास गिवन है दैट इज बेसिकली द रिक्वायर्ड मास, जो मुझे नहीं पता है अभी। तो रिक्वायर्ड मास हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास, और मोलर मास यहाँ दिया हुआ है 82.0245, तो ये हो जाएगा 15.38 ग्राम्स। तो मोलैरिटी के ऊपर बेस्ड कई तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो फाइनली अब हम बात करेंगे हमारे चौथे यूनिट की, जो कि है मोलैलिटी। देखो नाम में बहुत कम फर्क है, वो था मोलैरिटी, ये है मोलैलिटी। और मोलैलिटी को हम डिनोट करते हैं स्मॉल m से, और मोलैरिटी को डिनोट करते थे कैपिटल M से। ये क्या होता है? ये बताता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। देखो ये कैसे याद रखोगे, मोलैरिटी की जब हम बात करते हैं तो वो बताता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, पूरे सॉल्यूशन में कितना मोल्स ऑफ सॉल्यूट है। मोलैलिटी बताता है कि पूरे सॉल्वेंट में, मतलब सिर्फ लिक्विड की बात कर रही हूँ, लिक्विड के 1 kg पर 1 kg में कितने मोल्स ऑफ सॉल्यूट है। दोनों का फर्क समझो। पहले केस में पूरे सॉल्यूशन के पर लीटर में, सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट सॉल्वेंट दोनों आ गया, सो पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन वो होता है मोलैरिटी, और मोलैलिटी होता है पर यूनिट ग्राम्स ऑफ द सॉल्वेंट। तो ये फर्क है और इस फर्क में कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल याद रखना है, ठीक है। तो एक ये छोटा सा टिप याद रख सकते हो, मोलैलिटी में कौन सा वर्ड, कौन से लेटर का फर्क है? एल का फर्क है, राइट। एल से क्या होता है? एल से होता है लिक्विड, और लिक्विड क्या होता है? मेरा सॉल्वेंट होता है। तो पर यूनिट केजी ऑफ सॉल्वेंट वाला जो है वो मोलैलिटी है, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं, देखते हैं कैसे इसे हम कैलकुलेट करते हैं। अ सैंपल ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, ये एक्चुअली वही वाला क्वेश्चन है जो हमने थोड़ी देर पहले किया था। Contaminated with chloroform, the level of contamination was 15 ppm by mass। थोड़ी देर पहले हमने इसका मास परसेंट निकाला था। अब मुझे इसका मोलैलिटी निकालना है। फाइंड आउट मोलैलिटी ऑफ क्लोरोफॉर्म इन वाटर सैंपल। कई बार तो बच्चों को ना एग्जाम में क्वेश्चन पेपर में मोलैलिटी और मोलैरिटी पढ़ने में गलती हो जाती है और वो फंस जाते हैं, तो इसीलिए थोड़ा ध्यान से, ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ पर मैं पुराने वाले क्वेश्चन का भी रेफरेंस लूंगी। थोड़ी ही देर पहले हमने क्या निकाला था? हमने निकाला था मास परसेंट ऑफ 15 ppm ऑफ क्लोरोफॉर्म इन वाटर। ये हमने थोड़ी देर पहले कैलकुलेट किया था। तो ये जो हमने कैलकुलेट किया था, इस कैलकुलेशन से जो हमें पता चल रहा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अगर हमारे पास 100 ग्राम्स का सैंपल हो, क्योंकि ये परसेंटेज है, राइट, मास परसेंट ऑफ क्लोरोफॉर्म है 1.5 इंटू 10 टू द पावर -3, यानी कि अगर हमारे पास 100 ग्राम का सैंपल हो तो उसमें क्लोरोफॉर्म कितना होगा? 1.5 इंटू 10 टू द पावर -3 ग्राम्स, ठीक है। तो 100 ग्राम्स ऑफ सैंपल में, so 100 grams of sample contains 1.5 into 10 to the power -3 grams of chloroform। तो फिर 1000 grams of sample कितना क्लोरोफॉर्म कंटेन करेगा? 1000 ग्राम्स में क्यों निकाल रही हूं? क्योंकि मुझे देखना है पर केजी कितना कॉन्सेंट्रेशन है। तो 1000 grams of sample will contain 1.5 into 10 to the power -3 divided by 100 into 1000। तो ये हो जाएगा 1.5 into 10 to the power -2 grams, ठीक है। तो इसका मतलब in 1 kg of solvent, in 1 kg of solvent 1.5 into 10 to the power -2 grams of CHCl3 is present, है कि नहीं? 1 kg सॉल्वेंट में इतना ग्राम्स ऑफ CHCl3 है, करेक्ट। तो फिर इस लॉजिक से हम क्या निकाल सकते हैं?
मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए नंबर ऑफ मोल्स, मतलब कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CHCl3 है 1 kg सॉल्वेंट में। बट अभी मैंने निकाला क्या है, कितना मास ऑफ CHCl3 है 1 kg सॉल्वेंट में। तो बेसिकली मुझे ये निकालना है कि इतने ग्राम में नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, इतने ग्राम में नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, राइट। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CHCl3 ये हम कैसे निकालेंगे, मास गिवन यानी कि किस मास पे हम निकालना चाह रहे हैं, 1.5 इंटू 10⁻⁻2 ग्राम्स डिवाइडेड बाय इसका मोलर मास। और मोलर मास ऑफ CHCl3 कितना हो जाएगा, कैलकुलेट कर सकते हैं। कार्बन का मास कितना हो जाएगा 12, हाइड्रोजन का 1, और उसके बाद क्लोरीन, तो यहाँ पे 3 क्लोरीन एटम्स है, सो 3 इंटू 35.5, तो यह हो जाएगा 119.5, ये मोलर मास हो जाएगा इसका 119.5। तो इसे कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 1.25 इंटू 10⁻⁻4 m। ये m क्या है, ये m मीटर नहीं है, ये m है मोलालिटी। तो ये है 1.25 इंटू 10⁻⁻4 विल बी द मोलालिटी। मोलालिटी को भी हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो क्लियर हो गया, मोलालिटी वाले क्वेश्चंस हम इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। मतलब ऐसा नहीं कि कोई डायरेक्ट फॉर्मूला है, पहले आपको समझना पड़ेगा 1 kg सॉल्वेंट के अंदर कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं। तो यहाँ हमने क्या अप्रोच फॉलो किया, पहले हमने 1 kg सॉल्वेंट के अंदर कितना मास है सॉल्यूट का वो निकाल लिया। एक बार कितना मास है पता चल गया, उसके बाद नंबर ऑफ मोल्स आराम से निकल गया, ठीक है ना। तो ये था